अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वक़ास अहमद और आप देखें मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जो जॉइन किया है मसूद चौधरी साहब ने, जो इस वक़्त मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं थोड़ी-सी लियाकत अली चड्ढा के बारे में, जिन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और काज़ी फ़ायद साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और ख़ुद भी कहा कि मैं भी इन तमाम किस्म की धांधली के अंदर मुलव्विस। तो उनकी स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करते हैं मसूद चौधरी साहब से, जो इस वक़्त लाइन पे मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वकार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएँ? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सियासत किस मोड़ की तरफ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब एक और हमारे सामने हमारी फ़िल्म चल रही है, क्या सीन है लियाकत अली चड्ढा, क्या कहेंगे? देखिए, लियाकत अली चड्ढा साहब का एक बड़ा ही टेक्निकल सा इशू सामने आ गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने तमाम जो सहाफ़ी हज़रात हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी के, उनको बुलाया और उनको खुद फ़ोन करके कहते रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बहुत से अहम लोग जो हैं, अहम सहाफ़ी, उनको बुलाया जाता रहा, उनको जो है उनसे राब्ते की कोशिश हुई, उनको 2-2, 3-3 मर्तबा कॉल्स करके उन्होंने लियाकत अली चड्ढा साहब ने बुलाया। लियाकत अली चड्ढा साहब कोई नई आदमी नहीं है इस फ़ील्ड के, पुराने आदमी हैं और उनकी रिटायरमेंट भी ड्यू थी। जब रिटायरमेंट ड्यू होती है उनके, अब जो खिलाफ बातें करने वाले हैं वो भी बातें कर रहे हैं, जो उनके हक में बातें करने वाले हैं वो भी उनके हक में बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है जानने की, समझने की, वो ये है कि 2-3 बातें उन्होंने इंतहाई अहम की हैं। सबसे पहली बात तो ये जो उन्होंने अहम की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई ज़बरदस्त जो है वो इलेक्शंस करवाए हैं, इलेक्शंस कंडक्ट किए हैं। पाकिस्तान आर्मी का जो किरदार रहा है इलेक्शन से मुताल्लिक, वो इतना ही था कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी। लियाकत अली चड्ढा ने ठीक है। उसके ऊपर एक मोहर सख्त कर दी कि पाकिस्तान आर्मी का कोई किरदार नहीं है। दूसरी बात जो इंतहाई अहम है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन दोनों की उन्होंने बात कर दी और उन्होंने बता दिया कि ये जो हैं ये इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अगर तो उनके इल्ज़ामात की कोई वैल्यू ना होती, तो ना तो कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपको बात करते नज़र आते और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात करते नज़र आते, ना ही नए कमिश्नर रावलपिंडी, जिनको अब जपा साहब, जिनको अब बनाया गया है कमिश्नर रावलपिंडी, जो पहले आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ हैं, उसको जो है वो सारे आरओज़ को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो वो भी ना करते अगर इनके जो इल्ज़ामात हैं उनके अंदर उनकी कोई वैल्यू ना होती या उनकी कोई बात ना होती। इसका मतलब ये है कि लाज़मी तौर पर कहीं न कहीं जो है वो जब दाल काली होती है तो धुआँ उठता है और जब धुआँ उठता है तो फिर जवाब देना ज़रूरी बन जाता है। तो बहुत सारे लोगों का सामने आना, रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, ये इंतहाई अहम था और ये साबित कर रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हुआ है। यहाँ पर मैं दूसरी बात आपके साथ ये कर दूँ कि इलेक्शन को हमने खुद कवर किया रावलपिंडी से, और रावलपिंडी, ठीक है। इस्लामाबाद के जो हलके हैं, मैंने खुद इनमें एक चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ मौजूद हैं। मतलब ठीक। एक कैंडिडेट जो है वो विन नहीं कर सकता, ग्राउंड सूरत-ए-हाल जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वो विन हुआ है। एक कैंडिडेट ऐसा है जो विन कर सकता है लेकिन वो ज़ाहिर है हारा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो लोग पहले से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और बहुत लेकिन ज़्यादा तो बातें हो इसके रही थी। अंदर इसके अंदर तो ये भी है ना कि पिंडी के अंदर जब जैसा कि उन्होंने कहा कि 50-50 हज़ार ही 70-70 हज़ार की लीड से जीती। तो मेरे ख्याल से पिंडी के अंदर 14 से 15 हज़ार से ज़्यादा कोई लीड से जीता नहीं है, जो जहाँ तक मैंने रिसर्च। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो उन्होंने बयान दिया ना 70-70 हज़ार की लीड को हमने ख़त्म किया है। अगर आप स्टैट्स को बड़ा करीब से देखें और वोट बैंक को आप बड़ा करीब से देखें तो एक वेव है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की चल रही है, यानी आज़ाद उम्मीदवारों की वेव कह लें, पीटीआई की वेव कह लें, तो वो वेव तो चल रही है, अपनी जगह पर मौजूद है। नून लीग माज़ी में यहाँ से, अब देखें ना, हनीफ अब्बासी साहब हैं, उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, वो जीत गए हनीफ अब्बासी साहब, ठीक है? अब आपका बड़ा करीबी दोस्त हो और वो जीत जाए इलेक्शन में, तो आपको तो खामोशी से घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। लाज़मी बात है, इंतहाई अहम बात ये है कि जो उन्होंने ये बात की कि मैं खुदकुशी करने लगा था। पाकिस्तान के अंदर माज़ी में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अफ़सरान ने खुदकुशियाँ की हैं या उनके मर्डर्स को खुदकुशी बना के दिखाया गया है।
लाज़मी बात है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके बाद जो है वो चड्ढा साहब जो हैं वो इस तरफ आए हैं और चड्ढा साहब ने ये बात की है। तो ये बड़ा कैटेगोरिक है पाकिस्तान की तारीख में। और मैं एक और बात आपको बता दूँ कि ये पहला नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये इससे पहले 2013 में भी एक इलेक्शन कमीशन के इंतहाई अहम अफ़सर हैं, उन्होंने बयान दिया, फिर बाद में उन्होंने वो उसको बयान को भुगता भी। फिर उसके अलावा 2018 के इलेक्शन में भी एक साहब जो हैं उन्होंने कोशिश की थी और जो है वो इस तरह का बयान दे के बताने की कोशिश की थी। माज़ी के अंदर भी इलेक्शन मैनेजमेंट तो होती रही है, इसमें कोई शक-शुबा रहा नहीं है। अब बात ये है कि ये इल्ज़ाम किसके सर देना है। असल बात तो ये है, बज़ाहिर चड्ढा साहब के जो बयानात हैं, लियाकत अली चड्ढा के जो बयानात हैं, उन्होंने अपने आप में पाकिस्तान आर्मी को क्लियर कर दिया है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, यानी जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, अदर प्लेयर्स ऑफ द गेम हैं, उनके ऊपर उनके सर इल्ज़ाम धर दिया है। कल रात से पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया बंद है। ट्विटर जो है वो चल के नहीं दे रहा, अभी कुछ देर पहले ट्विटर चलना शुरू हुआ है। तो ज़ाहिर है कि कहीं पर आग ऐसी लगी हुई है जिसका धुआँ जो है उसको बिठाने की कोशिश की जा रही है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब का एक स्कैंडल मार्केट में आ चुका हुआ है कि बीबीसी के रिपोर्टर के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की है और बीबीसी ज़ाहिर है आपको पता है कि वो अब उसका जवाब जो है वो मुर्तज़ा सुलंगी को देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं और लाज़मी बात है कि इन सब का जवाब उनको देना पड़ेगा। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पर किस कदर सख्त एक्शन ले सकते हैं? देखें कल हेयरिंग है, कल मंडे है और मंडे को जो इलेक्शन में धांधलियों का केस है, उसकी हेयरिंग है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यही बात कही और काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी यही बात कही कि हम जो हैं वो वही करेंगे, वो मतलब उसी केस के अंदर सुनेंगे, इस केस को चड्ढा साहब वाले केस को नए तरीके से या नए रंग में लेकर नहीं करेंगे, नहीं इसको नहीं हेयरिंग करेंगे। तो ये इसी तरह देखा जा सकता है कि कल जब हेयरिंग होगी तो ज़ाहिर है रिमार्क्स आएँगे और वो रिमार्क्स पहले भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सख्त अंदाज में जो है वो उन्होंने बयानिया दिया है और उस बयानिए के ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी लिया है जो कि बहुत सारे हलकों में पसंद नहीं आया। तो एक बात तो तय हो गई है कि चीफ साहब हैं यानी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी-सी डामाडोल सी नज़र आ रही है। वो थोड़े से बैक फुट के ऊपर ज़रूर गए हैं और इसके साथ ही जब वो बैक फुट के ऊपर गए हैं तो ऑटोमैटिकली आपको पता है कि उसके नताइज क्या निकलेंगे। अच्छा, मैंने ट्विटर अकाउंट देखा था लेफ्ट विंग चड्ढा साहब का। पिछले 2 साल से या तो उनकी जो पोस्ट है वो पीटीआई के हक में है या फिर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पीटीआई की पोस्टें शेयर की हुई हैं। तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से वो मेरा ख़्याल है पीटीआई के साथ। वो मेरा ख़्याल है कि उनका अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो फ़ेक अकाउंट है, वो उनका नहीं है। इसी तरह देखें ना राना सनाउल्लाह उनके पार्टनर कहे जा रहे हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वो बड़े अहम लोगों के पार्टनर हैं। ये हमारे ज़राए जो हैं वो इसको कन्फर्म कर रहे हैं। फिर माज़ी के अंदर बहुत सारे अभी उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल गया और उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका से मुताल्लिक भी रहे हैं, अमेरिका से मुताल्लिक भी हैं। फिर पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी हाई-फ़ाई सोसाइटीज़ हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में जो लोग मौजूद हैं, उनके वो पार्टनर हैं, इस वक़्त भी पार्टनर हैं। तो ये रैबिट होल है, ये कोई बड़ा सीधा-सीधा सा मामला नहीं है। मुबशर लुकमान ने तो कह दिया कि मोना सिलाई के साथ उनके ताल्लुकात और इन्हीं की वजह से इन्होंने अपने ओहदों को एंजॉय किया। मुबशर लुकमान साहब के भी इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात निकलेंगे। इसमें तो कोई उनकी तो एक तस्वीर तो चड्ढा साहब की जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही है, वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ है। तो अब आप अगर देखें जब कोई बोल पड़े तो उसके ताल्लुकात पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकल रहे हैं, जब कोई ना बोले तो फिर उसकी बात कहीं और की जाए, तो ये बड़ा फॉर्च्यूनेट होता है। आपको पता ही है कि जिसने ये फैसला किया है, ज़मीर की आवाज़ सुनना कौन-सा कोई आसान काम है। लेकिन ये ज़मीर की आवाज़ 8 दिन बाद क्यों सुनाई दी? हाँ, ये अच्छा सवाल है आप ये अच्छा सवाल है आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं इससे भी एक और जी, इससे एक और अच्छा सवाल आपको बता देता हूँ, वो ये है कि रावलपिंडी डिवीज़न के जो अनाउंसमेंट्स हैं सीटों की,
उनके एक दिन के बाद, यानी उस रात को, अभी रात को, परसों रात तो फैसला सुनाया है इलेक्शन कमीशन ने कि जी हम जो है वो ये कैंडिडेट्स हैं जो विन किए हुए हैं सारे, तो उनका नोटिफिकेशन एक दिन पहले जारी किया उन्होंने, और एक दिन बाद आप ज़मीर की आवाज़ जो है उसके ऊपर आपने लब्बैक कहा है। तो देर आमद दुरुस्त आमद, देर आई है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो अब आने वाले कुछ दिन में इसका जवाब बहुत सारे लोगों को देना पड़ सकता है। अब आखिरी सवाल है कि एक सारी सूरत हाल के अंदर आप मार्शल लॉ देखते हैं या इमरजेंसी? ना मार्शल लॉ लग रहा है, ना इमरजेंसी लग रही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो आएगी और अपना सब कुछ करेगी। देखें, अगर तो बड़े-बड़े लोग ताकत लेना नहीं चाह रहे, तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ऑप्शंस मौजूद रहे हैं, हमेशा से ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो ताकत के लिए कुछ भी करते हैं, और शेरवानियाँ बहुत सारे लोगों ने सिलवा के रखी हुई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिसकी शेरवानी फिट आ जाएगी, वो जो है वो ताकत में आ जाएगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है फिलहाल। हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने ज़रूर मार्शल लॉ आता है, लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है, इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें मार्शल लॉ नज़र नहीं आ रहा। अब आप तो वैसे अपने तजज़िये के मुताबिक किसकी हुकूमत में? मेरे तजिया अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मेरा तजिया जो है वो इस वक़्त पूरे पाकिस्तान की कन्फ्यूज़्ड सूरत-ए-हाल, यानी जिस तरह गूगल इस वक़्त कन्फ्यूज़्ड है कि किसको सीटें देनी है और किसको नहीं देनी है, उसी तरह से मेरा तजिया भी है। इस वक़्त पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं गौहर अयूब साहब, वो भी मार्केट में हैं और उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें भी हुई हैं, ये हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकातें हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ पुराना वादा है, जो शहबाज शरीफ वैसे भी ब्लू आइड बॉय है, एस्टेब्लिशमेंट का पसंद है उसका काम करने का तरीका उन्हें। तो वो है बड़े मियाँ साहब जो हैं, वो रास्ते से हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और मरियम जो है वो उसमें पंजाब में हुकूमत बना रही है। गो के कुछ ज़राए हमारे ये भी कहते हैं कि अगर फेडरल में नून लीग को हुकूमत ना मिली, तो पंजाब में भी हुकूमत नहीं मिलेगी। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली अभी कुछ देर पहले एक एनालिसिस मेरे सामने आया था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनका नोटिफिकेशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जबकि बाकी जो हैं उम्मीदवार, उनकी जीत का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर है वो केपीके के उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, तो बलूचिस्तान अभी पूरा ही ओपन है, वज़ीर आला भी नहीं है, और बाकी भी उनका भी अभी डिसाइडेड अनडिसाइडेड पड़ा हुआ है सारा। सिंध में जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा का नाम बड़ा गूंज रहा है, लेकिन अगर बिलावल वज़ीर आज़म नहीं आते तो क्या सिनेरियो बनता है, और अगर बिलावल वज़ीर आज़म आते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है, ये भी देखना बाकी है। तो मैं तो बड़े अरसे से बिलावल को वज़ीर आज़म देख रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कि जो पाकिस्तान में असल हकीकत को देखने वाले लोग हैं, जो जिनके फैसले मैटर करते हैं, वो किस तरफ को देख रहे हैं। ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया दीदी।